डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप इफेक्ट। और ये आइसोटोप का इफेक्ट हम देखेंगे ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सुपर कंडक्टर। या मैं देखूंगा कि आइसोटोप इफेक्ट कैसे करता है सुपर कंडक्टिविटी पे। तो आपको ये बताऊं कि ये जो इफेक्ट है ये दिया था मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने। कब दिया था उन्होंने? 1950 टू 1951 में, यानी इस दौरान दिया था उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ये इफेक्ट डिस्कस किया था। और उन्होंने देखा था कि मास का यानी एटॉमिक मास का इफेक्ट या मास नंबर का इफेक्ट इस क्रिटिकल टेम्परेचर या सुपर कंडक्टिविटी पे कैसे पड़ता है। आइसोटोप अगर हम देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप का मतलब रहता है वो स्पीशीज़ या वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी Z सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट, सो वी कैन से दीज आर आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स है जिनका मास नंबर सेम डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। इसी तरह से अगर मैं मरकरी ले लूँ, मरकरी में हमारे पास में दो आइसोटोप्स लेंगे हम। देखो, एक मरकरी जो है, मरकरी Hg, इसका एटॉमिक नंबर है 80, यहाँ पे भी 80, लेकिन इस वाले मरकरी का यहाँ पे लिखा है मैंने मास नंबर 199.5, इसका मास नंबर लिखा है या एटॉमिक मास लिखा है, सॉरी एटॉमिक मास लिखा है 203.4 यानी 203.4। सो दीज आर टू डिफरेंट atoms of the same element या two different isotopes of the same element। एक ही एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम्स है, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है, इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब हम देखेंगे इस मास नंबर का या इस मास का इफेक्ट क्रिटिकल टेम्परेचर पे कैसे पड़ता है। देखो, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इन्होंने इस डिफरेंट आइसोटोप्स लिए, उसके बाद में उनका क्रिटिकल टेम्परेचर देखा। उन्होंने देखा कि जो Hg है विद लोअर मास नंबर, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, और जिसका मास नंबर हाई है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। जैसे यहाँ पे लिया मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी 199.5 यानी ये मास नंबर वाला। दूसरा मरकरी लिया मैंने ये, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आता है 4.185, इसका आता है 4.185 केल्विन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर के बिलो ये सुपर कंडक्टर बनता है। जबकि इस वाले मरकरी का जिसका मास नंबर हायर है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आता है 146 है, ये 146 केल्विन, यानी 4.146 केल्विन के नीचे जब हम टेम्परेचर लाएंगे तब जाके ये सुपर कंडक्टर बनेगा। तो इसका मतलब ये जल्दी सुपर कंडक्टर बनता है, ये थोड़ा देर बाद सुपर कंडक्टर बनता है। मतलब इसको थोड़ा लो टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 0.148 है, यहाँ पे 0.185 है, और यहाँ पे 0.146 है। तो थोड़ा सा पॉइंट्स का फ़र्क है यहाँ पे टेम्परेचर में, लेकिन है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सिर्फ ये दो नहीं होते हैं, ये दो ऐसा आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखाते। इन्होंने बाकियों पे भी ये काम किया, बाकी एलिमेंट्स पे भी काम किया। इन्होंने देखा कि जब हम मास बढ़ाते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट का मास बढ़ाते हैं, यानी हायर मास नंबर लेते हैं या हायर एटॉमिक मास लेते हैं, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मतलब मैं कहूँगा कि कम हो जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ जो है इस तरह का है, यानी अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर वर्सेस मास ग्राफ लेंगे, देखो अगर हम लोअर मास लेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है, अगर हम हायर मास लेंगे, ज़्यादा मास लेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है। यानी जितना हम मास बढ़ाते जाते हैं उतना क्रिटिकल टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है, ये सॉरी कम हो जाता है। यानी मास बढ़ाया तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम, यानी जितना भी आप मास बढ़ाओगे उतना आपको
मटेरियल को कूल करना पड़ेगा, उतना आपको लोअर टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा ताकि वो सुपर कंडक्टर की जैसा बिहेव करे। और जितना मास कम होगा उतना वो हायर टेम्परेचर्स पे भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। समझ में आना? यानी मास कम तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, मास ज़्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम। ठीक, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, एटॉमिक मास। या इसके लिए एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। रिलेशन क्या है? ये इस तरह से, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एटॉमिक मास, बट रेज टू पावर अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? ये अल्फा एक कोफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट कोफिशिएंट या आइसोटोपिक कोफिशिएंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, और मरकरी के लिए या बहुत सारे मटेरियल्स के लिए इसका जो वैल्यू आता है अल्फा का वो 0.5 आता है। 0.5 मीन्स 1/2। ठीक है, फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो मैंने अल्फा लिख दिया ना, मैं लिखूँगा TC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m रेज पावर अल्फा। m जो है आइसोटोपिक मास है और अल्फा क्या है? आइसोटोपिक कोफिशिएंट। अब अल्फा के बदले में क्या लिखेंगे? 0.5 या लिखेंगे 1/2। एनीथिंग रेज्ड पावर 2 मीन्स रूट ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। सपोज मैं लिखूँगा a रेज पावर 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट a है, रूट a। समझ में आया? शाबाश, क्या रूट a। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ TC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रेज्ड पावर अल्फा के बदले में 0.5 या 1/2 लिखेंगे। ये लिखा मैंने 1/2, रेज्ड पावर 1/2। या मैं लिखूँगा 1/√m। एक ही बात है ये, और ये एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूँ तो मैं लगाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो मैं कहूँगा फिर TC इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/m रेज पावर 1/2, ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, कांस्टेंट। सपोज अब अगर हमारे पास में ये जो है ये m रेज पावर 1/2 अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये बन जाएगा TC इंटू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ जाएगा इंटू हो जाएगा, ये बन जाएगा TC इंटू m रेज पावर 1/2, वो हो जाएगा कांस्टेंट। यानी TC इंटू m रेज पावर 1/2 क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्लियर? ये हो गया कांस्टेंट। यहाँ तक तो सही है ना? शाबाश। अब अगर ये कांस्टेंट है TC इंटू m रेज पावर 1/2 कांस्टेंट, तो फिर मैं ये कहूँगा TC, बात मेरी समझ लेना, जब बढ़ेगा, या मैं क्रिटिकल टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब मास कम होगा। या क्रिटिकल टेम्परेचर कम कब होगा? जब मास ज़्यादा होगा। और वी कैन से कि मास ज़्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम। ये हो गई एक रिलेशन। ये दूसरा ये, सपोज हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने को मिलते हैं, हम और एक रिलेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि TC जो है TC1 मैं लिख सकता हूँ वो बराबर होगा कांस्टेंट, इसके हिसाब से कांस्टेंट, ठीक है, इंटू 1/√m, m1 लिखूँगा मैं। ठीक है, इसको करूँगा डिवाइड बाई TC2, तो इसको भी करेंगे डिवाइड, फिर कांस्टेंट 1/√m2। ठीक है, कांस्टेंट कट, ये बन जाएगा 1/√m1 डिवाइड बाई 1/√m2। इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा √m2 डिवाइड बाई √m1, यानी TC1 डिवाइड बाई TC2 इसके बराबर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो ये भी एक रिलेशन बन जाती है। ठीक, और एक रिलेशन हमारे पास में ये बन गई, ये वाली जो है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम डिबाई टेम्परेचर देखेंगे, डिबाई टेम्परेचर ऑफ फोनॉन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो गिवन एज, वो भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ये मान लीजिए डिबाई टेम्परेचर, वो भी हम कहते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू m रेज पावर -1/2, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ
डिवाइड टेम्परेचर इज डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m रेज पावर 1/2। माइनस हटा दिया, इसको नीचे ला लिया, यानी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m रेज पावर 1/2 यानी √m। ठीक, अगर आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा QD इंटू m रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी QD इंटू m रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे TC रेज पावर इंटू m रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये दोनों जो ना, ये दोनों बराबर है, कॉन्स्टेंट है दोनों। तो इसका मतलब अगर मैं इनका रेशो भी निकाल दूं, रेशो मतलब मैं लिखूंगा ऐसा, TC m रेज पावर 1/2 डिवाइड बाई QD m रेज पावर 1/2, ये दोनों का आएगा कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट यानी कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा फिर कि किसी भी सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिवाइड बाई डिबेट टेम्परेचर, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक, समझ में आना? तो ये भी निकाल सकते हैं हम, ये भी एक रिलेशन बन गई। अब इस रिलेशन से ये जो ऊपर से यहाँ तक अभी हमने पढ़ा, इससे हमें ये पता चला कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है मास पे भी। मास मतलब कर्नल्स का मास, लैटिस का मास। तो लैटिस का मास कहाँ पे इफेक्ट करेगा? वो इफेक्ट करेगा वाइब्रेशन पे, यानी फोनॉन्स पे। तो इसका मतलब सुपर कंडक्टिविटी का और फोनॉन का आपस में रिलेशन है। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कन्फर्म होता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन होती है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सुपर कंडक्टिविटी। फोनॉन का मतलब है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन डिपेंड करता है एटम पे, और एटम का मास कैसा है, जिसका मास चेंज होगा उसका वाइब्रेशन या उसका फोनॉन एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रूव होता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।